ओके जी। सो हमने ये कहा था कि हम लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम कोई भी एक सैम्पल सी वेबसाइट जो हम कंप्लीट कर लेंगे या करेंगे या शुरू करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ठीक है, इसका फायदा ये है कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं उन सारों को इकट्ठा एक प्रोजेक्ट में यूज कर लेंगे। कोई एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा अभी, लेकिन जितने भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाउ कैन वी एक्चुअली पुट ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक, फ्लेक्स हो गया, पोजीशन हो गया, ये दो स्पेसिफिक है। सो लेट्स सी, मेरे इस पेज पे ये जो सामने सारा कुछ डिजाइन शो हो रहा है, लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग, कंट्रोल ए और डिलीट, और इधर भी आके मैं कंट्रोल ए और डिलीट। सो आई हैव अ सिंपल ब्लैंक कैनवस वेयर आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, अब सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली DOC लिखें, ये थैंक्स टू दी विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें एक एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुई होती है। ये वैसे नॉर्मली जितनी भी एक्सटेंशन होती है ना वो यहाँ पे आपको दिख रही होती है जो आप इंस्टॉल करते हैं। एक एक्सटेंशन है इसमें एमिट नाम से, गॉट इट, समथिंग लाइक ETA या IT। ये इमिट नाम की एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल होती है। तो ये जो ऑटो कंप्लीशन है ना, यानी मैंने सिर्फ ये लिखा HTML के डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, आपको पता है हर पेज का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, तो आप सिंपली DOC लिखें और एंटर प्रेस कर दें तो ये आपको बेसिक लेआउट जो है वो ये खुद बहुत बना के देगा। और ये किस वजह से होता है, ऑटो कंप्लीशन, या ये जो बेसिक लेआउट है ये एमिट एक्सटेंशन की वजह से होता है। ठीक है, और वो एमिट एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करें ना, डिफॉल्ट में ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होती है, और ये उसी की वजह से हम यहाँ कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे H1 लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट कर लेता है और ये टैग कंप्लीट हो जाता है। या आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, उसके लिए हम लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डमी टेक्स्ट के लिए लॉरम इप्सम लिखें, सिर्फ लॉरम लिखें, इंटर प्रेस करें तो ये एक पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, आपकी एक्सटेंशन जिसे हम एमिट बोलते हैं उसकी वजह से होता है। एनीवेज, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये टाइटल, ये जो मेटा टैग्स हैं ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वेब पेज को। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट देम, ऑब्वियसली आई विल हैव अ डीप लुक इन इनटू ऑल ऑफ दीज। तो फॉर नाउ मैं जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल इसको हटा देता हूँ, और हेड टैग में सिर्फ डॉक्यूमेंट का टाइटल, यानी ये डॉक्यूमेंट लिखा है। ये टाइटल कहाँ शो होता है, आपके वेब पेज टॉप पे, यानी जो टैब होता है उसके टैब पे जो भी टाइटल आप यहाँ लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ अगर कहूँ माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे पेज रिफ्रेश करूँ तो ये टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो भी आपका हेड के अंदर टाइटल के टैग के अंदर होगा वो आपको टॉप पे दिखेगा। अच्छा, कोई भी वेब पेज बनाने से पहले या कोई भी लेआउट बनाने से पहले आपने आंखें बंद करके शुरू नहीं करना, आपने छोटी सी प्लानिंग कर लेनी है कि आपको क्या क्या चीज किधर किधर कैसे कैसे चाहिए। इससे पहले हमने सिर्फ एक टैग पढ़ा है डेव के नाम से लेआउट एलिमेंट में, बाकी सारे टेक्सचुअल एलिमेंट थे या कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट थे कि आपने हेडिंग लिखनी है तो H1 लिखें, पैराग्राफ लिखना है तो P लिखें, इमेज डालना है तो IMG का टैग लिखें, वगैरह वगैरह। तो लेआउट के हवाले से यानी आपने पेज को पूरे को डिवाइड करना है इनटू मल्टीपल सब पेज या सब यूनिट्स, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, डिव, DIV, एंड डिव स्टैंड्स फॉर डिविजन्स। अब हम चाहें तो ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है ये डिव्स की बेस पे बना सकते हैं। यानी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वी डू हैव अ कंप्लीट पेज। पहली पहली बात तो ये आप नोट करें कि अक्सर वेबसाइट में, बल्कि मेजॉरिटी वेबसाइट में कंटेंट फुल एज टू एज नहीं होता, बल्कि ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और फिर दरमियान में ये कंटेंट आ रहा होता है। तो आपने जब भी किसी वेबसाइट को देखना है तो पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि वेबसाइट की लेआउट की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फुल विड्थ लेआउट और एक को हम कहते हैं कंटेनर बेस्ड लेआउट। आई रिपीट, वेबसाइट को वेबसाइट बनाने के या डिजाइन करने के जो स्टाइल हैं, जो अंदाज हैं, वो दो हो सकते हैं। एक फुल विड्थ वेबसाइट और एक कंटेनर बेस्ड लेआउट। फुल विड्थ का मतलब ये होता है कि दरमियान में, सॉरी, लेफ्ट और राइट में जो एक्स्ट्रा स्पेस छूटी हुई है ना, ये ऊपर से नीचे तक आप इसे स्क्रॉल अप डाउन करेंगे, ये लेफ्ट राइट की जो स्पेस है ये किस वजह से है कि नॉर्मली एक डिव है जिस डिव के अंदर सारा कुछ रखा गया है, यानी वो उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया गया है कि लेफ्ट साइड पे इतना डिस्टेंस छोड़ दो, राइट साइड पे उतना डिस्टेंस छोड़ दो।
जितना भी पूरे पेज पे कंटेंट है उसको किधर रखो, एक कंटेनर के अंदर रखो। एक कंटेनर बना दिया गया, एक लॉजिकल बाउंड्री बना दी गई कि उस बाउंड्री से बाहर ना निकलो। तो अगर ऐसा सिनेरियो है या ऐसा लेआउट है तो हम क्या कहेंगे, कंटेनर बेस्ड लेआउट। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई कंटेनर नहीं होता, कोई हद बंदी नहीं होती, जो स्क्रीन के एजेस हैं वही इटसेल्फ हद होती है। हम क्या कहेंगे, वो क्या है, फुल विड्थ लेआउट ऑफ द वेबसाइट। तो शक्ल से देख के पहली चीज आपको क्या लग रही है, ये क्या है, कंटेनर बेस्ड लेआउट। समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, बेसिकली ना मैं बहुत सारे सवालों को अभी स्किप भी करूंगा, जिनमें से एक ये भी है। मैं जब थोड़ा सा मुझे आगे जाने देंगे तो ये सारे एडवांस क्वेश्चन आपको क्या होंगे, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, चाहे वो कंटेनर बेस्ड हो चाहे वो फुल विड्थ हो, दोनों मोबाइल पे जाके मोबाइल के मुताबिक अपने आप को कंटेंट एडजस्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है। अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा, टैबलेट पे बिल्कुल भी जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा होगा जो आपका सवाल है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव लेआउट। और रिस्पॉन्सिव लेआउट का मतलब ये है कि इस स्क्रीन की जो विड्थ होगी, नॉर्मली लेट सपोज इसकी आई मीन 900 पिक्सल्स है, तो इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल 1200 पिक्सल है। आपका जो मोबाइल होगा लेट्स सपोज उसकी होगी 1000 पिक्सल होगा, किसी और का मोबाइल होगा उसकी होगी 800 पिक्सल होगी। तो अब डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं, हम हर मोबाइल का तो डेफिनेटली स्क्रीन मेजर करके तो ये काम कर नहीं सकते। तो उसके लिए फिर हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स या कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ मीडिया क्यूरीज पढ़ेंगे, जिन जो सूटेबल होंगी हमारे इस डिजाइन को हर डिवाइस के मुताबिक खुद को क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। दैट वुड बी कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव। लेकिन अभी हम बात वही है कि बड़ी बड़ी बातें पहले शुरू करते हैं, काम पहले कर लें तो फिर। तो अभी तक बेसिक्स में वेब के कॉन्टेक्स्ट में या इनफैक्ट वेब स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में या तो फुल विड्थ लेआउट होगा या फिर कंटेनर बेस्ड लेआउट होगा। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस पूरे पेज को डिवाइड कर दूं तो मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल ये मेरी एक डिव है, तो मैं एक डिव को दूसरी डिव से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करता हूं, या आईडी दे देता हूं या क्या करता हूं, क्लास दे देता हूं। क्योंकि डिव तो डिव ही होगी, हेडर के लिए भी वही डिव होगी, ये स्लाइडर एरिया है इसके लिए, कैरोसेल एरिया है इसके लिए भी वही डिव होगी, ये कार्ड्स हैं उनके लिए भी वही डिव होगी। और हम डिव्स के अंदर भी डिव्स बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, अगर यानी फॉर एग्जांपल ये एक डिव है, उसके अंदर फिर ये एक यूएल है, ये उसके अंदर अलग से यूएल है, ये कैसे यूएल है और क्यों यूएल है मुझे कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली इसका जवाब भी देता हूँ अभी। फिर नीचे स्लाइडर एरिया में आ जाए तो ये एक अलग से एरिया है, ये भी एक डिव होगी, इस डिव के अंदर एक इमेज होगा, उसके अंदर डिव होगी, उस डिव के अंदर टेक्स्ट होगा। ये डिव चाइल्ड है, पिछली वाली पेरेंट है, तो चाइल्ड को मैं पेरेंट के ऊपर लेके जाना चाहूँ, ऑब्वियसली वो लेकिन हम उस पे आएंगे तो बात। फिर ये अलग से डिव है, ये अलग से डिव है, मन यानी हमारे पेज पे डिव्स ही डिव्स डिव्स ही डिव्स। तो हम एक डिव को दूसरी डिव से अलग करने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, नॉर्मली क्लास देते हैं या आईडी देते हैं। अब हम सीएसएस में ज्यादातर बात किसकी करेंगे, क्लास की। आईडी कहाँ यूज होती है, जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम ज्यादातर आईडी को इस्तेमाल करेंगे। स्टाइलिंग के लिए आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, क्लास इस्तेमाल करना है। ठीक, सीएसएस में सेलेक्ट करने के लिए। तो एक तरीका तो यह है कि आप बहुत सारी डिव्स बना लें। फिर आप दूसरी चीज देखें, अक्सर वेबसाइट्स में, अक्सर नहीं बल्कि मेजॉरिटी वेबसाइट्स का लेआउट जो है वो तीन चार चीजों, वो एक स्टैंडर्ड है। यानी हर वेबसाइट का एक टॉप पे हेडर होता है जिसपे नॉर्मली क्या होता है, मेन्यू होता है। और हर वेबसाइट के बॉटम पे एक फुटर होता है, जिस फुटर पे क्या होते हैं, क्विक लिंक्स होते हैं। क्विक लिंक्स का मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट की पूरी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने सारी इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स यहाँ हाईलाइट की हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक। तो अक्सर वेबसाइट में तीन पोर्शंस, हम एक वेबसाइट को तीन पोर्शन के, वेब पेज को तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हेडर, दूसरा फुटर, और तीसरा बीच में मेन एरिया। क्लियर होगी बात? और ये सारा कुछ कहाँ पे आता है, बॉडी के अंदर आता है। हम ये करते हैं कि जब अपना डिजाइन बनाते हैं तो हम बॉडी को एज अ पेरेंट नहीं रखते, जस्ट टू बी मोर फ्लेक्सिबल। रखें तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी मोर फ्लेक्सिबल हम बॉडी के अंदर एक और बनाते हैं डिव, जिसको हम कह सकते हैं साइट रैपर या साइट कंटेनर। हम पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी इस बनाई हुई डिव के अंदर रखेंगे। तो ये रैपर का लफ्ज इसलिए दिया कि ये क्या करेगा, पूरी साइट को
रैप करेगा। तो नाम क्या दिया मैंने, साइट रैपर या मेन रैपर, ठीक। क्योंकि पूरी साइट को कंटेन करेगा तो हम इसे साइट, या एक और बेहतर लफ्ज है, आप इसको क्या कह सकते हैं, पेज रैपर, बिकॉज आपको पता है डिफरेंस वेब पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, पेज रैपर। अब इसके अंदर आके मैंने कहा कि हमारी टिपिकली वेबसाइट के 3 सेक्शंस होते हैं, हेडर, फुटर और मेन कंटेंट। अगर आप इस वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके देखें, ये जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूँ ये सारी वेबसाइट पे जाके आप कोशिश करके देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा क्या ऐसा ही है, क्या वेबसाइट के कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन इसी अंदाज से हुई हुई है। अगर मैं पेज चेंज करूं, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पेज लेट्स सपोज विंडोज पे, मैं अगर चेंज करूं पेज और इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे मूव करूं, तो आप देखेंगे मोर और लेस हेडर और फुटर सेम रहेंगे, बीच वाला कंटेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं सेकंड पेज में देखें, टॉप पे हेडर सेम है, इसको क्लोज कर देते हैं फॉर द टाइम भी, हेडर सेम है, फुटर भी सेम है, बीच वाला कंटेंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अगर आप किसी और पेज पे जाएं, लेट्स सी कोई भी हो, तो मेजॉरिटी, नॉट नेसेसरीली ऑल, यानी जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हों, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होगा, हेडर होंगे और मेन एरिया क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब ये देखें, टॉप पे हेडर लुक्स लाइक द होम पेज, फुटर लुक्स लाइक द होम पेज एज वेल, और बीच में जो कंटेंट है वो क्या है, चेंज है। क्लियर, लेट्स कम बैक टू द मेन पेज। अब हम इसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैसे, साइट रैपर के अंदर हम एक डिव बनाते हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, हेडर। पहला सेक्शन बन गया हेडर, यानी अब हेडर में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी किस डिव के अंदर आनी चाहिए, इस डिव के अंदर। दूसरे नंबर पे आप एक और बना लें जिसको आप क्या बोलें, फुटर। जितने भी फुटर की कोडिंग है वो सारी की सारी किधर आएगी, इस डिव के अंदर। और जो तीसरा एरिया है वो आप क्या बना लें जी, मेन कंटेंट या मेन रैपर या कुछ भी, या सिर्फ मेन। अब होगा क्या, जब हम एक पेज कंप्लीट कर लेंगे, इंटरनल पेज बनाएंगे, तो हमारा हेडर और फुटर सेम रहेगा, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे उठा के। सिर्फ क्या चीज चेंज करेंगे, जो बीच में मेन कंटेंट है इसकी जगह वो पेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अबाउट अस पेज है, तो हम इसे क्या करेंगे, अबाउट मेन कंटेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, होम मेन कंटेंट, यानी ये होम पेज का मेन कंटेंट है। अबाउट अस, तो ये अबाउट पेज का मेन कंटेंट है। अगर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है तो हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट मेन कंटेंट। ठीक, नेमिंग की कन्वेंशंस बता रहा हूँ। और नाम कोशिश करें कि अगर नाम एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो आप उसको कैसे दें, सेपरेट करें हाइफन के साथ, जैसे मैं हाइफनेट कर रहा हूँ। आई मीन हाइफन से मुराद, अगर 2 वर्ड्स हैं तो दोनों को सेपरेट करें बीच में, क्योंकि ये सीएसएस का अपना स्टाइल है। आपने देखा होगा जब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ डैश। तो हम ये काम क्लासेस भी इसी तरह से रखेंगे जैसे सीएसएस को। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर होगी बात। एग्जैक्टली, एमिट। देखें, नॉर्मली मैंने आपको सीएसएस के सेलेक्टर्स बताए हैं। डॉट क्या करता है, क्लास सेलेक्टर होता है। हैश क्या करता है, आईडी सेलेक्टर होता है। कोई भी टैग नेम दे दो, ये क्या होता है, टैग नेम सेलेक्टर होता है। यही 3 सेलेक्टर अब तक पढ़े हैं ना हमने। तो आप अगर लेट सपोज डॉट दे के कुछ भी लिखेंगे, लेट सपोज एबीसी, तो उसको पता है कि डॉट से क्या चीज डिनोट की जाती है, इसको, एमिट, जो एक्सटेंशन। और अगर मैं एक मिनट आपके दोबारा सवाल लेता हूँ, अगर आप हैश दे के कुछ भी लिखें टेस्ट, तो उसको पता है कि हैश से क्या चीज स्टार्ट होती है, आईडी, वो उसको ऐसे स्टार्ट करेगा। और अगर आप ना हैश दें ना आईडी दें ना डॉट दें, आप सिर्फ ये टैग नेम लिख के टैब प्रेस करें तो वो उसको टैग बना देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर डॉट भी ना हो, हैश भी ना हो, सीधा साधा कुछ लिखा हो, तो वो क्या होगा, टैग होगा। यहाँ तक क्लियर होगी, आप सवाल पूछे। आपने गालिबन पहले लेक्चर अगर अटेंड किए हैं तो मैंने आपको ये बड़ा डिटेल के साथ बताया कि हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं।
और एट्रीब्यूट्स हमेशा टैग के अंदर ही होते हैं। और फिर मैंने उन्हीं लेक्चर्स में से एक बात ये भी बताई कि कुछ एट्रीब्यूट्स यूनिवर्सल होते हैं, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स को हम हर टैग के साथ लगा सकते हैं। आईडी और क्लास उन एट्रीब्यूट्स में से हैं। और ये एग्जैक्टली यानी आईडी और क्लास ये हम हर टैग को दे सकते हैं। क्लियर? तो ये हम जस्ट फॉर द क्विकनेस, यानी जाहिर है अब इतनी छोटी चीजों के लिए मैनुअली सारा कुछ टाइप करना शुरू हो जाए तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम टाइम सेविंग के लिए जहां हमें क्लास चाहिए होती है, अच्छा नॉर्मली ऐसा होता है कि एमिट एक्सक्लेमेशन साइन से भी ऑटो कंप्लीट करता है, लेकिन अब मेरे केस में इसने 2 दफा मैंने कोशिश की, नहीं किया, तो मैंने अल्टरनेट इस्तेमाल कर लिया। इसके 3 तरीके हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क वो बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, या सिर्फ HTML लिख दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यूं करूं और मैं सिर्फ HTML कर दूं और एंटर प्रेस कर दूं तो इसने सिर्फ HTML का टैग लिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HTML5 लिखूं तो, सॉरी, अच्छा वो HTML.5, अच्छा ये भी डेफिनेटली विजुअल स्टूडियो कोड के वर्जन्स पे डिपेंड करता है कि एमिट की कौन सी एक्सटेंशन है, अपडेटेड है, पुरानी है, ये है वो। तो ये शॉर्टकट्स अगर आपको ना भी आए ना तो आप सिंपली, क्योंकि एमिट की एक्सटेंशन का विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ऐसा ताल्लुक ये है कि वो विजुअल स्टूडियो कोड की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दी। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, आपके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, आप उसको क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। DHA का छोटा सा एरिया होता है, DHA फेज 1 फेज 2, तो अक्सर फिर जब वो फेज छोटा पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, फेज 1 एक्सटेंशन, यानी वो फेज 1 की क्या कर देते हैं, फेज 1 ही है लेकिन वो उसका अगला आधा हिस्सा कहीं और है तो उसको कहते हैं ये फेज 1 ही की एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देना, उसमें कुछ नई चीज क्या कर देना। तो आप सिंपली ये कर लें, एमिट शॉर्टकट्स VS कोड, ये जितनी कमांड्स मैं कर रहा हूँ ना, मुझे तो जो कि जुबानी याद हो चुकी हैं, आई मीन प्रैक्टिस की वजह से आपको भी याद हो जाएंगे, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं, अभी आपको पता है आप पूरा का पूरा HTML का स्ट्रक्चर बना सकते हैं एमिट से। ये देखें, मैं लेट सपोज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिव हो जिसका नाम टेस्ट हो, उसके अंदर मेरे पास एक UL हो, UL के अंदर मेरे पास 5 LIs हो, और उसके अंदर मेरे पास एक एंकर टैग हो, और उस एंकर टैग के अंदर मेरे पास एक स्पैन हो, और उस स्पैन के अंदर मेरे पास लॉरम हो। पूरा फार्मूला बना के उसने इतना लंबा काम लिख दिया, हालांकि अगर मैं खुद इसे करने बैठता तो इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आपको अगर ये स्क्रिप्ट आता है तो आप पूरा का पूरा HTML डिजाइन एक ही अटेम्प्ट में लिख के टैब प्रेस करें, सारा कुछ बन जाएगा। एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट टू, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी आप हाथ से लिख लें इफ यू आर अ बिगिनर्स, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ छोटी छोटी ट्रिक्स अच्छी होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर ना आए आपको तो सिंपली आप एमिट एक्सटेंशन जाएं, ये आपको हिंट दे रहा है, देखा, UL ब्रैकेट LI मल्टीप्लाई बाय 3, यानी UL के अंदर 3 LI, उसके अंदर एक स्पैन, और स्पैन की क्लास क्या हो, हेलो, और दैट्स प्रीटी मच लाइक। और उसके आगे डॉलर लिखा था, डॉलर का मतलब फिर वो वेरिएबल बन जाता है कि वो चेंज हो, देखा है, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 वगैरह वगैरह। एनीवेज, ये अभी फिलहाल ऑब्वियसली सवाल पूछने वाला नहीं, सो लेट मी गो बैक। ये वो चीजें हैं जो मेकअप से रिलेटेड है। आपने मकान का स्ट्रक्चर बना लिया, बेसिक चीज तो वही है ना। अब उसका मेकअप जो मर्जी करें, जैसी मर्जी इंटीरियर डिजाइनिंग कराएं, जैसा मर्जी एक्सटीरियर करें, जेडी मर्जी टाइलां लगाओ, जो चीज है ना बेसिक, वो ऊपर क्या होगी, वो एग्जिस्टिंग चीज को एनहांस करती जाएगी, एक्सटेंड करती। एनीवेज, सो बेसिक चीज, पेज रैपर दैट विल रैप एवरीथिंग इनसाइड इट दैट इज प्रेजेंट इन अ पेज। और फिर एवरीथिंग से क्या क्या होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, मेन 3 एरियाज होते हैं, हेडर, फुटर और मेन। हेडर फुटर मोस्टली एक पूरी वेबसाइट में सेम ही रहते हैं, हर पेज में क्या चीज चेंज होती है, मेन एरिया, मेन कंटेंट चेंज होता है, ठीक है। अब HTML को डिव से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो हमें बीइंग यूजर कि यार ये हर जगह डिव डिव और हम क्लास से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो HTML4 तक ये काम चलता था कि हम डिवें डिवें लगा देते। HTML5 ने टैग्स नए इंट्रोड्यूस कराए हैं, कुछ नए टैग्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो अब हमें डिव की जरूरत, यानी हेडर लगाना है तो हमारे पास हेडर नाम का टैग ही दे दिया है उसने।
उसने हमें क्या दे दिया, हेडर बनाने के लिए हेडर नाम का टैग दे दिया, क्योंकि HTML को उसको पता था कि यार हेडर तो होना ही होना है यार वेबसाइट। HTML5 में अब हमारे पास एक्स्ट्रा टैग कौन सा आ गया, इट्स जस्ट लाइक अ div, सिवाय इसके कि इट इट कन्वेज मोर मीनिंग, मतलब सिर्फ div लिखा हो या हेडर लिखा हो तो कौन सा ज्यादा मीनिंगफुल है, ऑब्वियसली हेडर कन्वेज मोर मीनिंग। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल या सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिमेंटिक HTML क्या होती है। तो सिमेंटिक, लव सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग, गॉट इट। तो इसी तरह जब आपने फुटर बनाना हो तो फुटर के लिए आप क्या करें, नाम, फुटर नाम का टैग अवेलेबल है। अब ये HTML5 के टैग्स पढ़ा रहा हूं, ठीक। और आप मेन एरिया के लिए मेन नाम का ही टैग अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये आपने देखा है कि अब आपको वो खिचड़ी पकी हुई नहीं मिलेगी, डिव 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 के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव। तो पूछेगा क्यों, तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिखने में लग रहा है यार कि ऊपर हेडर है, दरमियान में मेन है और नीचे क्या है। ऑल्दो अगर डिव होती तो फिर भी हमने क्लास को नाम देके उसे मीनिंगफुल बना लिया था, बट दैट्स समथिंग कि हमें CSS उसके लिए जरूरत। तो अब इनको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट। दे वर्क जस्ट लाइक div, दे आर बाय नेचर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उनको स्टाइल भी दिया जाता है, सब कुछ। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी सिमेंटिक एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर आप वापस आए तो मैं इस पूरी वेबसाइट को छोड़ के सिर्फ क्या करने लगा हूं, हेडर पे फोकस करने लगा हूं, ठीक। हेडर के अंदर नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जब भी आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट हो या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो तो आप कोशिश करेंगे उसके लिए क्या रखें, यूएल या LI, यूएल या OL, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये बताना पड़ेगा ना हमने, यूएल का टैग, उसके अंदर LI का टैग। और तो ये देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आइकन्स को अलग अलग करेंगे, 6 आइकन को उसके साथ रखें तो 4। तो बेसिकली ये दिखने में सिर्फ क्या लग रहा है, सिंपल टेक्स्ट। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो मुझे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो हेडर के अंदर चाहिए। बेहतरीन तरीका क्या है, यूएल अंदर LI, कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, इनमें सब में अलग अलग टेक्स्ट लिख दें। अच्छा, पहले तो मैं इनको सेव कर दूं और इनके अंदर लिख दूं जी, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस विंडो, .365 and then office and then window and then support and then पहले वाले में क्या है हमारा, लोगो। तो लोगो नॉर्मली क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल सिर्फ लोगो लिख रहा हूँ, इसमें हम इमेज डालेंगे। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे तो ये इस तरह ऑन टॉप ऑफ ईच अदर नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही लाइन में चाहिए। तो पहले तो ये बताएं कि ये आए क्यों है ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट फ्लो की वजह। तो डॉक्यूमेंट फ्लो क्या कहता है, एग्जैक्टली LIs जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और डॉक्यूमेंट फ्लो हमें ये कहता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा क्या आएंगे, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो हल क्या है इनको सेम लाइन में लाने का, डिस्प्ले इन लाइन। पक्की बात है, पक्की बात है। मैंने कहा था कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक हम नहीं करेंगे। फ्लेक्स जो आ गया है, पुराना तरीका वही है, लेकिन जब से फ्लेक्स आ गया इसने तो जिंदगी आसान बना दी, तो फिर क्यों पीछे जा रहे हैं आप, ठीक है। 2 लाख रुपए आपके जेब में है, ये 2.5 लाख रुपया, तो आप कहें मैंने iPhone 10 लेना है,
भाई 12 या 13 मैक्स प्रो आ गया है, तो आपके पास 2.5 लाख भी है, तो आपने 10 क्यों लेना है? गॉट इट? पर लेना चाहें तो आपकी मर्जी में, तो पैसे भी आपकी, मोबाइल भी आपका, चॉइस भी आपकी, लेकिन एक चीज अपडेटेड जो आ गई है, तो अब पुरानी प्रॉपर्टीज दो के वो काम करेंगी जो आपने बोली हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना है? फ्लेक्स। तो फ्लेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? पेरेंट की, चाइल्ड की? डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देना है? पेरेंट को। तो वो चाइल्ड को क्या कर लेगा? आमने सामने कर लेगा। लेकिन उससे भी पहले नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो है इस तरह बुलेट्स दे देती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या दे देती है? और ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबरिंग दे देती है। हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ की नजर आ रही है आपको? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये बुलेट्स को हटा देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है? अच्छा, उससे भी पहले ये काम मैंने मैनुअली किया है देसी तरीके से। इसको अगर आपने जल्दी से करना है तो आप क्या करेंगे? यूएल, ये जो एलिमेंट है ये चिल्ड्रन के लिए, जो ग्रेटर देन सिंबल है, ये किसके लिए? एमिट एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट तो क्लास के लिए, ये चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ उसके बाद क्या करो? एल आई करो। कितने एल आई चाहिए? 5, मल्टीप्लाई पे 5, और ये ड्रामे भी करती है कभी कभी। एमिट एक्सटेंशन अभी तो कर रही थी, पर इसका फॉर्मूला यही होता है। इसके लिए चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 5। ये यूएल के अंदर क्या बना देना चाहिए इसको? 5 एलाइज बना देनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अब मुझे इसको देनी है स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए मुझे क्या यूज करना है? क्लास। कोशिश करना है कि क्लास यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे इस यूएल, इसको तो ऑलरेडी क्लास मिली हुई है, तो मैं इसको जाके क्लास दे के, क्या क्लास देना चाहिए मुझे वैसे? नॉर्मली इसको हम कहते हैं नेविगेशन। ये जो कीज होती है ना, ये नेविगेशन कीज कहलाती हैं। क्यों? क्यों? ये आपको कंप्यूटर में मुख्तलिफ, कंप्यूटर के डिफरेंट हिस्सों में या डिफरेंट विंडोज में आपको नेविगेट करवाती हैं, मूव करवाती हैं, घुमाती फिराती हैं। तो लिंक्स भी क्या करते हैं? ये आपको पूरी वेबसाइट में नेविगेट करवाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेविगेशन बार। ये शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नेव बार। यानी इस पूरी की पूरी पट्टी को हम बार कह दें। और ये बार किस लिए है? ये हमें नेविगेशन की फैसिलिटी देती है। मैप पे कभी नेविगेट किया है? मैप पे, मैप पे नेविगेट करने का मतलब क्या है? मुख्तलिफ जगहों पे मूव अराउंड करना। गॉट इट? तो नेविगेशन ये। तो ये, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? नेव बार। उस नेव बार, अब ये दो नेव बार्स हैं, एक लेफ्ट राइट पे और एक लेफ्ट साइड पे, और एक बार एक ही है, उसके ऊपर नेविगेशंस दो है। ठीक, तो हम सबसे पहले, इससे भी पहले हेडर के अंदर क्या कह लें? नेव बार। मेक सेंस? तो नेव बार इज शॉर्ट फॉर नेविगेशन बार। ठीक, अब आपकी एक ही वेबसाइट पे एक से ज्यादा नेविगेशन बार्स हो सकती हैं। हो सकती है ना? कैसे? ये नेव बार है आपकी हेडर में। ये क्या है? ये भी तो आपको वेबसाइट पे नेविगेट ही करवाती है ना। लिंक्स जहां भी होती हैं वो क्या करते हैं आपको? वेबसाइट। तो ये क्या है? ये भी नेव ही है, लेकिन ये कहाँ पे है? फुटर के अंदर। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? नेव फुटर। उसको हम क्या कह सकते हैं? नेव हेडर। एक चीज, या ये बेसिकली नेमिंग देना, यानी नाम देना बता रहा हूं। या आप उसको क्या कह सकते हैं? नेव प्राइमरी। और इसको क्या कह सकते हैं? नेव सेकेंडरी। क्लियर? तो नाम जो आपको इजी लगे। मैं इसको फिलहाल क्या कह रहा हूं? नेव बार, या नेव बार, या मेन नेव बार, या टॉप नेव बार, या हेड नेव बार, या हेडर नेव बार। यानी नाम इस तरह से रखें कॉन्टेक्चुअली वो सिमिलर लगे, उस चीज से उसका कोई लिंक शो हो। तो अब मैं इसे कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल टॉप नेव बार। नेव बार को एक ही लफ्ज कर देते हैं, और इसको कह देते हैं जी रैपर।
तो ये टॉप नेव बार रैपर, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, यूएल, और उसके अंदर क्या बनना है, एलआई बनना है। अब मैं इसके अंदर वो जो कट किया था वो पेस्ट कर दिया, और इसको मैं क्या कहता हूँ, नेव, ठीक, या आप सिर्फ नेव कह लें, नेव वन कह लें, वन टू ना कोशिश करने दिया करें, इस तरह से प्रॉपर कोई नाम देना, सिर्फ नेव कह दें। अब आपके पास दो यूएल्स हैं, वो बात का काम है कि मैंने एक को राइट पे लेके जाना है, दूसरे को लेफ्ट पे लेके जाना है। अब यहाँ बड़ा फोकस चाहिए आपको, ये यूएल है और ये भी यूएल है, तो आपको पता है यूएल भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और एलआई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पहले तो हमने इन यूएल, ये लिस्ट आइटम्स खत्म कर, ये कैसे खत्म होंगे, सीएसएस में आ जाए, जो बुलेट्स है ना वो किसकी वजह से आते हैं, एलआई की वजह से आते हैं। तो मुझे सीएसएस में पहले टारगेट करना है किसको, एलआई को। सो लेट्स सी, मैं टैग नेम के साथ टारगेट करता हूँ। मैंने कहा जी एलआई, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैं बोलता हूँ नन। लिस्ट स्टाइल टाइप नन क्या करेगी, सॉरी, हाँ ग्रेट, मैंने सीएसएस का स्टाइल अलग से लिख दिया, एचटीएमएल लेआउट लिख दिया, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक अभी तक नहीं है। वो कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिंक, और यहाँ पे मैं करूंगा स्टाइल डॉट सी। अब मैंने एलआई को टारगेट करूंगा, तो ये किसको टारगेट करेगा, जितने भी एलआईज होंगे यहाँ पे, ठीक, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, कोट्स में नहीं देंगे, बगैर कोट्स के देंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो इनके हमारे लिस्ट आइटम्स नहीं चाहिए थे। दूसरी चीज, हमारे पास ये दो नेव्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक, तो पहले तो हमारा ये इम्तिहान है कि ये दोनों ऊपर नीचे आ रही हैं, इन दोनों को क्या करना है, आमने सामने लाना है। तो इन दोनों यूएल्स का जो पेरेंट है, ये देखें, ये एक यूएल है और ये दूसरा यूएल है, और मैंने इसीलिए इनका एक पेरेंट बना लिया। याद रखें कि जब भी आप कोई नया एलिमेंट बनाएं तो कोशिश करें कि उसका एक पेरेंट बना लें, खामखा में, बाद में आपको काम आएगा, क्योंकि बगैर पेरेंट की जो चीज होती है वो नाजायज होती है। गलत समझ गए उसे, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का या हर एक पार्ट का क्या बना ले, पहले एक, तो मैंने पेरेंट बना लिया दोनों यूएल्स का, तो इस पेरेंट को पकड़ें, ये पेरेंट, ये एलआई से पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एलआई का क्या है, पेरेंट है, और कैस्केड हमें क्या कहती है कि एचटीएमएल में जो चीज पहले आए वो सीएसएस में किधर आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है, बाद में भी करेंगे, हो जाएगा काम, लेकिन फिर जब स्टाइल ओवरराइड करने की बारी आएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब ये क्लास थी, वेरी गुड, ये क्लास थी, तो हम इसके साथ क्या डालेंगे, डॉट डालेंगे। अब अगला काम मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों को आमने सामने लाना है। ये जो क्लास मैंने दी है ये दोनों यूएल की है, तो मैं इसे क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये और ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, मेक सेंस। अब मुझे एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चाहिए और दूसरी राइट एक्सट्रीम पे चाहिए, तो जिसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं उसके पास कुछ मजीद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उनमें से एक है जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को आपने फ्लेक्स किया है उसका जो भी कंटेंट है, यानी उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको क्या कर दें, जस्टिफाई कर दें। अगर आपने वैसे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम किया ना, तो वहां भी जस्टिफिकेशन होती है टेक्स्ट की, कि आपने लेफ्ट अलाइन करना है, आपने राइट अलाइन करना है, आपने सेंटर लाइन करना है, या आपने जस्टिफाई करना है। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस वक्त क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन। जरा ये गौर कीजिएगा, स्पेस बिटवीन क्या करती है, सॉरी, डिस्प्ले, नहीं लाजमी नहीं देना पड़ता। अगर आप उसको अपनी मर्जी से पोजीशन करना पड़ते हैं तब देना पड़ता है, वरना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी देखेंगे, मैं इनर एलिमेंट्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, ना डिस्प्ले फ्लेक्स ना जस्टिफाई कंटेंट, नन कर दे हो जाएगा वो। प्रॉपर्टीज तो हैं, बिल्कुल हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने सिर्फ ये देखना है जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन क्या करेगा।
ये सारी स्पेस बचती है ना। बेसिकली स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि जितनी भी स्पेस एंड पे बची है उसको उठा के किधर ले आओ, बिटवीन ले आओ। बिटवीन मतलब क्या होता है, दरमियान में ले आओ। नॉर्मली जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन ये करता है कि जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है उसको उठा के किधर ले आता है, दरमियान में। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, डन। एक राइट एक्सट्रीम पे चला गया, एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला गया। कोई मसला नजर आ रहा है क्या? नहीं, वो तो लाइन में आएंगे। इसके अलावा और कोई हुदूद तो हमने डिफाइन ही नहीं की, और हुदूद डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फुल पेज लेआउट हो जाएगा। एक तो ठीक है, ये पॉइंट भी आपने नोट किया। और कोई मसला? एग्जैक्टली exactly. ये देखें, इसके लेफ्ट डिस्टेंस नजर आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा आपको, है इधर भी है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे कोई कंटेंट नहीं है तो आपको लग नहीं रहा कि यहाँ डिस्टेंस है। ये किस वजह से? ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट है। याद रखिएगा कि जब भी यूएल होती है उस पर कुछ स्टाइल डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होते हैं, और उन डिफॉल्ट स्टाइल्स में से एक स्टाइल ये होता है। आप अगर इस पूरी यूएल को सेलेक्ट करेंगे, इधर आके होवर करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ग्रीन कलर, इधर देखें ग्रीन कलर किसको डिनोट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे कितनी है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर यूएल में लेफ्ट साइड पे 40 पिक्सल की पैडिंग होती है। इसके साथ ऊपर जाएं, यूएल में सिर्फ लेफ्ट पे 40 होती है, बॉडी में 8 चारों तरफ होता है, और पैडिंग नहीं होती, मार्जिन होता है बॉडी में। आगे देखें, बॉर्डर नहीं है, मार्जिन देखें, तो यूएल में मार्जिन टॉप बॉटम में कितना है, 16, और बॉटम में कितना है। तो इसका मतलब ये मैंने तो नहीं दिया मार्जिन, पैडिंग भी मैंने दी नहीं दी, तो ये किसने दी है, क्या दी है, टॉप बॉटम पे मार्जिन 16 पिक्सल और लेफ्ट साइड पे। तो जब इसको दिया तो इसको भी तो देना चाहिए ना, एक को इधर पर आते नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, अब ये क्या मसला है, मेरी मेरी गलती, मैंने पेरेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आपको लेफ्ट साइड पैडिंग और टॉप बॉटम मार्जिन, और जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इस पे भी। अब वो लेफ्ट साइड पे फील क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई कंटेंट ही नहीं था। इधर लेफ्ट साइड पे बाउंड्री थी तो उसने उसको पुश कर दिया, लेकिन होती हर यूएल में है। ये भी समझ आ गई बात। और ये देखें, ये कौन दे रहा है इसको, यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ठीक है। ये 1 EM क्या है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ये एक यूनिट है जस्ट लाइक पिक्सल्स। हम एम और REM जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, बट आप उसको ओवरराइड करें। हम इस डिफॉल्ट स्टाइल को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास जब हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, ये यूएल ही है ना, इसमें जाएंगे और इसको क्या करेंगे, मार्जिन 0। तो ये जो डिफॉल्ट मार्जिन है टॉप बॉटम, उसको क्या कर देगा, खत्म, ओवरराइड। लेकिन वेट, पहले ये देखने की क्या हमने राइट जगह पे दी है, टॉप नेव रैपर, टॉप नेव रैपर ये यूएल नहीं है बल्कि ये यूएल का पेरेंट है। तो हमें किसको स्टाइल देना है, यूएल को। तो हम क्या कहेंगे, इस नेव को पकड़ेंगे, मार्जिन को यहाँ से हटा देंगे। बस ये चीज आपने गौर से देखनी है, इस पूरे स्टाइल्स में, पूरे स्टाइल्स में ये चीज हो रही है। हम इसको दे देंगे जी मार्जिन 0। जिस जिसकी क्लास नेव है उन सबको क्या कर देगा, मार्जिन 0, खत्म हो गया। अब इसी को साथ ही दे देंगे पैडिंग 0। अब आप दोनों को देखें, नजर आ रहा है, नो ग्रीन नो ऑरेंज, इसका मतलब ना पैडिंग ना मार्जिन। इसके बाद इसके पास आए, नो ग्रीन नो ऑरेंज, इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड और एवरीथिंग लुक्स गुड। अब मुझे ये जो यूएल के, अब ये देखें, एलाइज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ रहे हैं, बिकॉज एलाइज भी तो ब्लॉक है, इनको भी क्या करना है, सामने आमने लाना है। तो क्या करूंगा, इनका जो पेरेंट है विच इज नेव, उसको क्या करूंगा, स्क्रिप्ट, यहीं आऊंगा और इसको क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, मेक सेंस। अब इनके चारों साइड पे कुछ
मार्जिन भी है ताकि एक दूसरे से वक्रे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, नेव पेरेंट है, मुझे मार्जिन किसका चाहिए, हर एल आई को, ताकि हर एल आई दूसरे से मार्जिन पे बैठे। तो मैं क्या करूंगा, एल आई पे आऊंगा और इस दूंगा मार्जिन, लेट्स सपोज 8 पिक्सल्स, एंड दैट्स क्लियर। समझ आ गई बेटा? आप इतने परेशान क्यों? बाद में पूछता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके। ठीक होगी बात? अभी अभी छोड़े ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं सारा कुछ लगाऊंगा, लेकिन अभी जरा वो सारी चीजें इकट्ठी बदहजमी होने वाला हाल। क्लियर होगी जी बातें यहाँ तक? अब ये जो काम है ना एल आई, ये बड़ा खतरनाक काम है। किसी भी टैग को उसके नेम से टारगेट करना बहुत डेंजरस है, पता है क्यों? अभी तो ठीक है क्योंकि अभी 2 ही एल हैं, लेकिन अज्यूम करें कि जब पूरे पेज पे कहीं 5 या 6 दफा एल रिपीट होंगी, तो क्या करेगा, ये वाला स्टाइल जो मुझे सिर्फ हेडर के लिए चाहिए सारी एल पे अप्लाई हो जाएगा। सो इट्स क्वाइट डेंजरस। ठीक है, फुटर में भी आएगी तो फिर सारे फुटर में भी यूं हो जाएंगे, हमें तो यूं नहीं चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये स्टाइल सिर्फ हेडर पे ही लगे, इससे बाहर ना जाए, तो हम इसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैसे? और इवन नेव भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है इसी नाम की क्लास कई दफा और यूज हो। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह की स्टाइलिंग करते हैं कि इनका जो जद्दे अमजद है ना पेरेंट, आप इसको कॉपी करें, नेव इसके अंदर आ रही है ना, और एल भी उसके अंदर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके क्लास दे के पेरेंट दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि उस नेव को स्टाइलिंग दो जो किसके अंदर है। समझ बात? तो सीएसएस में जब आप पहली क्लास लिखते हैं तो ये पेरेंट कंसिडर की जाती है, और जब अगली क्लास लिखते हैं तो ये क्या कंसिडर की जाती है, चाइल्ड। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले स्टाइल नेव को दो उस नेव को जो इस रैपर के अंदर है, बाकी किसी को ना छेड़ो। क्लियर? अब ये एल आई किधर है, इस नेव के अंदर है ना, और नेव किधर है, इसके अंदर है ना। तो इस पूरे को कॉपी करें, बीच में स्पेस लाजमी देना है, तभी पेरेंट समझा जाएगा। मैंने कहा ये स्टाइल सिर्फ उन्हीं एल को दो जो नेव की क्लास के अंदर है, उसी नेव की क्लास को दो जो कि इस रैपर की क्लास के अंदर है। चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, यहां डॉट देने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टैग नेम सेलेक्टर है, अगर क्लास होती तो डॉट देते। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अब ये किसी और को डिस्टर्ब। और अगर आप इसको मजीद महफूज बनाना चाहते हैं तो इसके भी पीछे क्या लगाना है, क्योंकि ये टॉप नेव बार रैपर ये किसके अंदर है, हेडर के अंदर है। तो आप इस हेडर को कॉपी करें और इसको भी अपने दादाजी के साथ लिख दें। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या डिफाइन कर रही है कि हेडर की क्लास के अंदर टॉप नेव रैपर की क्लास है, उसके अंदर नेव की क्लास है, और यहां तक बात क्लियर हो गई है, मसला तो नहीं है। अब अगर मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग इट, तो मैं टॉप नेव बार रैपर को जाके, जस्ट बताने के लिए, नेव बार रैपर को जाके बैकग्राउंड कलर दे दूं, लेट्स सपोज रेड। तो एक और मजा आया, टॉप पे भी स्पेस, लेफ्ट पे भी स्पेस, राइट पे भी स्पेस। क्यों? ये किसकी वजह से? किस? बॉडी की वजह से। और बॉडी को क्या मिला है, यूजर एजेंट स्टाइल फीड, और क्या, 8 पिक्सल का मार्जिन। कैसे पता चला? जस्ट राइट क्लिक करें, यानी जो स्टाइल आपने ना दिया वो अप्लाई हुआ, तो उसको जरूर कीड़ा निकालें, यार ये क्यों आया है, मैंने नहीं दिया इसको। तो इधर आए, बॉडी पे क्लिक करें, ये नजर आ रहा है, टॉप पे 8 पिक्सल, राइट पे 1 पिक्सल, बॉटम पे 8 पिक्सल, लेफ्ट पे 8 पिक्सल। आप क्या करें, यहां से जाके
बॉडी सबसे पहले आता है ना टेक्निकली, और बॉडी टैग का नाम है, इसको जाके आप मार्जिन क्या कर दे, 0 दे दे। क्लियर होगी बात? यहाँ तक किसी को मसला मसाइल तो नहीं है? बहुत हो गया आज के लिए मेरे ख्याल में। किसी का कुछ सवाल हो?